and जो point समझ नहीं आएगा, I'll go back to the diagram and I'll explain it. So I'm saying that specialization will continue. Specialization of both the countries will continue until relative commodity prices जो हमने px by py लिया है, so they become equal in both the countries. In the two nations become equal at the level at which the trade is in equilibrium. Now, see, once we are done with the explanation of these two diagrams and the associated points, I'll tell you the difference between the equilibrium in the case of constant cost conditions and in the case of increasing cost conditions. अभी एक बार layman terms में बता देती हूँ. Constant cost conditions जो constant opportunity cost होता है, उस केस के अंदर तो हमारा कंप्लीट स्पेशलाइजेशन पॉसिबल होता है. बट जैसे कि हमने इन डायग्राम्स में देखा ना, आई जस्ट ओपन दिस, यस, जैसे हमने इन दो डायग्राम्स में देखा, हम लोगों का कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा है. नो नेशन इज डूइंग कंप्लीट स्पेशलाइजेशन in any particular commodity. The reason for this is that there is increasing opportunity cost. This is the next topic that we have to do. और हम यहाँ पे वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन वहीं तक कंटिन्यू होएगा जहां पे हमारा px by py in both the nations become equal. तो हमारा इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट केस के अंदर इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने रिसोर्सेज को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, हमारा स्लोप इंक्रीज करता जाएगा. जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में जब हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, पीपीएफ में स्लोप इंक्रीज करता है. लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारा स्लोप इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है वो उसी पॉइंट तक जाएगा जहां पे हम लोगों का ये जो टेंजेंसी वाला स्लोप है या ये जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है वो इक्वल हो जाए. इसका हम एक सिंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट वी विल डू ऑन मंडे. जो कल आशु ने पूछा था ना कि ये जो हम लोगों का जो ग्रीन टेंजेंसी बनाया है, सम क्वेश्चन याद, जिसे मैंने कहा था कि हम लोगों का ये, हम जहाँ पे स्लोप सेम होगा वहां तक करेंगे. तो हम एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जहां पे हम जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला गेन है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला BCE ट्रायंगल है, और जो राइट हैंड साइड वाला B-C-E- ट्रायंगल है, इसको हम एक ही डायग्राम में डिपिक्ट करके ये शो करेंगे कि ये दोनों गेन्स फ्रॉम द ट्रेड इक्वल है और इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होती है इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, नाउ व्हाई आई एक्सप्लेन्ड ऑल दिस, क्योंकि मुझे ये जो पॉइंट लिखा है इसी के नीचे आपको एक्सप्लेन करना है दैट व्हाई दिस, ये जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस है, सिर्फ यहीं तक हमारा ट्रेड होता है. द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज as each nation specializes in producing the commodity of its comparative advantage, it incurs increasing opportunity cost. I'm writing opportunity cost as OC, but you will have to write full form in your exams. So after this, अब जब हम लोगों का trade होएगा, both the nations end up consuming more than in the absence of trade. As we have seen in the diagrams, I'm going back to the diagram. यहाँ पे हम लोगों ने कल भी देखा था कि हम लोग जितना इनिशियली कंज्यूम कर रहे थे, जैसे अगर हम इस नेशन 1 पे फोकस करें तो यहाँ पे इनिशियली 60 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम हो रहा था एंड 50 यूनिट्स ऑफ X कंज्यूम हो रहा था. आफ्टर ट्रेड, व्हेन वी रीच फ्रॉम पॉइंट A to point E, nation 1 is consuming 80 units of Y, that is 20 units extra of Y and 20 units extra of X. This is after trade scenario, and similarly over here we can see that nation 2 is consuming 20 units extra of Y from 40 to 60 and 20 units extra of X from 80 to 100. So I'll just write down this point. आपको कोई भी point clear नहीं है तो please मुझसे उसी time पूछ लो. So we say that जब हमारा trade होएगा, trading with each other, by then trading with each other,
both nations end up consuming. Guys, in your exams, you will have to explain all this along with the diagrams. Consuming more than in the absence of trade. मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बाय आप लोग आई मीन our college students of the previous two batches that include you and your the previous batch जो graduate हुआ है, आप लोग लिखने में बहुत कंजूसी करते हो फाइनल एग्जाम्स में. मैं इतना आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज लिखने में कंजूसी मत किया करो. So we say that is with trade, each nation can consume outside their PPF. आउटसाइड देयर पीपीएफ. अपने अपने डायग्राम्स में एक बार देख लो, मैं दोबारा डायग्राम्स पे नहीं जा रही हूँ. जब हम लोगों का इन आइसोलेशन इक्विलिब्रियम लिया था तो हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट नेशन 1 का आ रहा था पॉइंट ए और नेशन 2 का आ रहा था पॉइंट ए डैश. जब हम लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया, नेशन 1 एंड नेशन 2 ने ट्रेड स्टार्ट किया, तो वो पीपीएफ के आउटसाइड दैट इज फॉर नेशन 1 ई पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे थे एंड प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड नेशन 2 ई डैश पॉइंट पे कर रहा था, व्हिच मींस बाय ट्रेडिंग वी आर कंज्यूमिंग मोर, दैट इज वी आर कंज्यूमिंग आउटसाइड द पीपीएफ. मतलब जो हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी हमको अलाउ करती है कंज्यूम करने के लिए, उन्हीं को यूज करके ट्रेड इन्वॉल्व करके हम अपना क्लोज्ड इकोनॉमी पीपीएफ के बाहर कंजम्पशन कर रहे हैं. दैट इनडायरेक्टली मींस that our social welfare is increasing. Okay, guys, these 2 points are clear to all. Just give me a confirmation that you have written down these points and they are clear to you all. Please confirm that you are done and things are clear. Okay, Ravi. Others are writing. All right, Divansh. Okay, Sanjana. Anybody wants me to wait, please let me know. I'll just write few points. अभी हमने इनिशियल सिनेरियो जो देखा था, उसके बाद हम लोगों का बेनिफिट स्पेशलाइजेशन कहाँ तक होएगा, I'll write accordingly. So the specialization, I think मैंने ये पॉइंट तो कल भी लिखा था, but I'll just write down again. The specialization, all right, Avinash, process continues. The specialization process continues until the relative commodity prices. Relative commodity prices. By relative commodity prices, we mean the slope of the PPF becomes equal. और वो हमारा इक्वल कहाँ पे हो रहा है, जो हमने लिया है अपना PB और PB dash becomes equal in both the countries. That is, this is happening in the diagram where PB is equal to PP dash is equal to 1. एक बार मैं आपको diagram दिखा रही हूँ. So this is happening at this point. Please look at the left hand side जहाँ पे हम PPF का point लेंगे. So this is happening at this point B. The slope at this point B is equal to the slope at the point on PPF B dash for nation 2. तो हम लोगों का वहीं तक ट्रेड होएगा जहां तक हमारा ये जो स्लोप ऑन पीपीएफ है ये इक्वल नहीं हो जाता. सो या दिस इज द पॉइंट. एंड देन वी कंक्लूड कि हमारा बेनिफिट कितना हो रहा है. हमने फर्स्ट पॉइंट में कल जो लिखा था वो था कि हम लोगों का बेसिस ऑफ ट्रेड क्या है. नाउ आई विल पर्टिकुलरली राइट रिगार्डिंग द बेनिफिट एंड गेन्स ऑफ ट्रेड दैट नेशन 1 एंड नेशन 2 इज डिराइविंग. सो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट नेशन 1, so with trade nation 1 moves from point A to B. I think हमने B ही लिया है. A to B in production. Yes, उस B dash nation 2 का है. And we say that it exchanges at this point, it exchanges 60 units of X for 60 units of Y जो हमने random terms ली थी. And also if it exchanges this, then finally it consumes at point E
that is 70 units of X and 80 units of Y, which means that with trade it is consuming on a higher community indifference curve. This is the benefit that nation 1 is deriving after involving itself into trade with nation 2 under the increasing opportunity cost conditions. Now, for nation 2, I'll write down with trade, nation 2 moves from point A dash to B dash in production, and it exchanges 60 units of X for 60 units of Y for 60 units of X, and finally consumes at point E dash, that is it is consuming 100 units of X and 60 units of Y, and again with trade nation 2 is able to move on a higher CIC, which means that trade facilitates an increase in the social welfare of the country. So we have seen the basis of trade. The basis of trade is the difference in the relative commodity prices of the two commodities in the two countries, and the gains derived is represented by the consumption at a higher community indifference curve. Please let me know that everything is clear till here. These 3 points are clear. Basis of trade क्या है, ट्रेड में हम लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होगा हमें कैसे पता चल रहा है, फाइनली इसका इम्पैक्ट और गेन क्या आ रहा है दोनों कंट्रीज के ऊपर, वो डायग्रामेटिकली एंड इन लेमन टर्म्स हमें पता है. एक बार लिख के मुझे प्लीज कंफर्म कर देना कि आपने लिख लिया और आपको समझ आ गया. प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर डन. अपने अपने डायग्राम्स के साथ एक बार वैल्यूज मैच कर लो, देख लो डायग्राम्स में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस. Guys, so much time you are taking to write these 3 points. Please confirm if you are done. I'm waiting. Okay, Sanjana. If anybody wants me to wait, let me know. Otherwise, I am moving to the last point, last 2-3 points associated with the diagrams, wherein I will explain that the units that are exported is equal to the unit that is imported. मतलब मैं वो triangle की terms में आपको कुछ 3-4 points लिखवाना चाहती हूँ. Then we'll be done with the gains and we'll start with incomplete specialization. All right, if anybody wants me to wait, let me know. Otherwise, I'm starting with the next part. So this part deals with it is associated with diagram only, but here it deals with the export and import and the gains. So the heading for this is the equilibrium, relative
prices with trade. So as we know that the equilibrium relative commodity price with trade, so this is the common relative price in both the nations. At which we say that the trade is balanced. Trade is balanced मतलब कि जो हमारा वो ट्रायंगल मैंने आपको कल लिखवाया था BCE, जो हम लोगों का बेनिफिट है नेशन वन का, दैट इज इक्वल टू ट्रायंगल B', C', E'. तो हमारा ये जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है, दिस इज दैट कॉमन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, मतलब दैट कॉमन PX by PY इन नेशन वन एंड नेशन टू, जहाँ पे वो स्लोप इक्वल होगा. सो एज पर आवर डायग्राम, this equilibrium and this relative price, so this happens at PB equal to PB dash equal to 1. That is, what we are saying is that at this relative price, where PB is PX by PY in nation 1 and PB dash is PX by PY in nation 2. I'm not writing this, it should be clear to you. So we say that at this relative price, the amount that nation, wait, I'll write it like this, that nation one, एक बार इसको देखना बाद में लिखना, जैसे लिख रही हूं ना वैसे लिखना आप भी. नेशन वन wants to export, that is 60 units of X is equal to the amount that nation 2 wants to import, that is equal to 60 units of X. And the amount that nation one wants to import, that is 60 units of Y, is equal to the amount that nation 2 wants to export, that is 60 units of Y. तो हमारा ये जो PB इक्वल टू PB डैश है, जहाँ पे हम लोगों का ये स्लोप दोनों PPF का 1 आ जाता है, ये हमारा ये इंडिकेट कर रहा है जितना एक कंट्री एक्सपोर्ट करना चाहती है एक कमोडिटी का, उतना ही दूसरा कंट्री इंपोर्ट करना चाहती है. और यहाँ पे हम जो एक चीज आप लोगों को डाउट आ सकता है, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, यहाँ पे हम जो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे सिर्फ लिया है यूनिट, पर इसके साथ प्राइस भी तो होता है. अभी के लिए हम प्राइस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए हमने जो अपना इक्विलिब्रियम है वो डिराइव किया है सोली ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स दैट आर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड. सो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इस रिलेटिव कमोडिटी प्राइस में जहां पे दोनों स्लोप इक्वल होंगे, हम लोगों का ट्रेड बैलेंस में रहेगा. ऑब्वियसली अगर हम इसको वैल्यू की टर्म्स में ले लेंगे, मतलब P इंटू क्यू की टर्म्स में ले लेंगे, उसमें तो हमारा करेंसी की टर्म्स में एक्सचेंज रेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, पर अभी हम वो सारी चीजें नहीं कंसिडर कर रहे हैं. एक लास्ट पॉइंट है कि अगर हमारा जो रिलेटिव प्राइस है वो इस PB इक्वल टू PB डैश इक्वल टू 1, उसके अलावा कोई भी दूसरा रिलेटिव प्राइस होगा तो हमारा ट्रेड अनबैलेंस्ड हो जाएगा. So at any other relative price, the trade will be unbalanced. प्लीज लेट मी नो इफ देर इज एनी डाउट. ये जो भी हमने लिखा है ये सारी चीजें हमारे डायग्राम एसोसिएटेड है. वी आर डन विद द बेसिस एंड द गेन्स ऑफ ट्रेड अंडर द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय हेबलर as an improvement over the David Ricardo's comparative cost advantage theory. एक बार इसको लिख लो और प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो दैट यू आर डन. जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो आपकी मर्जी है, बट जो लोग लिख रहे हैं जस्ट लेट मी नो यू आर डन, एंड पीपल हु आर नॉट राइटिंग एटलीस्ट लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. Now I'll just focus on I'll just write 2-3 points
with the difference between the increasing opportunity cost and the constant opportunity cost. बस 3-4 पॉइंट मुझे उसके लिखने हैं ताकि हमको ये पता रहे. Okay, Ashu, if it is clear, which means that you are not writing. Are you writing? You are not writing. Yes, Sanjana, take your time. Ashu, I got it. Then you are not writing. काफी कन्वीनियंट हो गया है ना आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स, है ना? But in class you used to write, Ashu, as far as I remember. Ravi. So let us wait for the students at least who are writing. उनका wait कर लेते हैं. Then I'll just do the difference, that is incomplete specialization. अच्छा, जो लोग नहीं लिख रहे हैं या जो लोग लिख रहे हैं, एक बार एक चीज कंफर्म करो, क्या आपको ये स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आ रही है कि हमारा मर्केंटलिज्म कैसे, सॉरी, एडम स्मिथ का थ्योरी कैसे एक इम्प्रूवमेंट था मर्केंटलिस्ट थ्योरी के ऊपर. एडम स्मिथ का जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी था उसके क्या क्रिटिसिज्म थे और उसको कैसे इम्प्रूव किया, कैसे हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है उस क्रिटिसिज्म को रिमूव करने की कोशिश की डेविड रिकार्डो ने. फिर डेविड रिकार्डो के जो क्रिटिसिज्म थे उसको हैबरलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ने कैसे रिमूव करने की कोशिश की. क्या आप लोगों को ये सीक्वेंस क्लियर है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के? कोई ऐसा पॉइंट है जो इसमें क्लियर ना हो? आपको थ्योरी, मैं ये नहीं कह रही आपको वर्ड बाय वर्ड रटी होनी चाहिए, पर लेमन टर्म्स में अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्या थ्योरी थी और इसका क्या क्रिटिसिज्म था और फिर इसकी वजह से हमारी नेक्स्ट थ्योरी आई क्योंकि ये पुरानी वाली थ्योरी ने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया था, क्या आप ये बता पाओगे इन 4 थ्योरी से एसोसिएटेड? ओके, अदर्स ऑल्सो प्लीज लेट मी नो. रवि, अविनाश, विदिशा नहीं है क्या आज? विदिशा इज नॉट देयर. मानवी. ओके, सार्थक, क्या आप बता पाओगे? Sarthak is not responding. Chalo. Last topic for the day, I think. So the next topic is, the name of the topic is incomplete specialization, but here we will focus on the fact that under increasing opportunity cost condition, which is a more realistic scenario, there will be incomplete specialization in the countries. So incomplete specialization. So we say the basic difference between our trade model. By our trade model, we are talking about the increasing cost conditions. I'll just write it down as increasing cost conditions and constant opportunity cost conditions. Is that then there are 2 points. Number one, we say that under constant cost, both nations specialize completely. Both nations specialize completely in the production of the commodity. Of course, until and unless one nation is not, fill in the blanks please. एक बार जो लिख रहे हैं एक बार सबको छोड़ के प्लीज मेरा वो, अच्छा, एक बार स्टेटमेंट मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे. ऑफ द कमोडिटी of their comparative advantage. Complete specialization मतलब they will produce only that commodity. अच्छा, ये जो हमने फर्स्ट लाइन लिखी है स्पेशलाइजेशन कंप्लीटली, इसमें कोई एक्सेप्शन है क्या? कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस के अंदर क्या कोई एक्सेप्शन है इसमें? इसमें कोई एक्सेप्शन है? देवांश, आशु, रवि, अविनाश, मानवी, राहुल, संजना, ये जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? Yes, except when it is a small country case under constant cost conditions.
अभी मुद्दित ने जब 2-3 दिन पहले डाउट पूछा था तब भी तो एक्सप्लेन किया था, स्मॉल कंट्री केस में अगर बहुत ज्यादा डिमांड रिड्यूस हो जाती है तो हम लोगों का इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अनइम्पोर्टेंट। याद आया? याद आ गया कैपिटल लेटर्स में अविनाश, ओके। चलो, हाउएवर इन कॉन्ट्रास्ट, ये जो हमारा कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस है, इसके कॉन्ट्रास्ट में, इन कॉन्ट्रास्ट, अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। आप डायग्राम्स भी कंपेयर करके देख सकते हो, मैंने अभी आपको दिखाया था कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहा है दोनों डायग्राम्स के अंदर, in the production of incomplete specialization under increasing opportunity cost conditions in the production of both nations. So this is the major difference between the constant cost conditions and the increasing opportunity cost conditions. I'll just write down the reason also very clearly for this. The reason for the difference is that as nation 1 specializes in the production of X, क्योंकि हमने बाय अजम्पशन कंपैरेटिव एडवांटेज नेशन 1 का X में ही लिया है डायग्राम के अंदर, सो उसी के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इनकर्स इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग X. Similarly, as nation 2 produces more of Y, it incurs increasing opportunity cost in X. Thus, we say that as each nation specializes in producing the commodity of its comparative advantage, relative commodity prices, अच्छा fill in the blanks है यहाँ पे, relative commodity prices will move towards or away, fill in the blanks बताना, मैं आगे लिख रही हूँ, each other until, चलो पहले मुझे सिर्फ ये बताओ, each other तक लिखा है मैंने, fill in the blanks towards or away from each other. Please fill in the blanks. As the nation specializes in producing the commodity, yes, Ashu, towards each other. I hope ये सबको clear होगा. It will be towards each other. Will move towards each other until they are identical in both nations. So I'll just open this page. Just note this down. Chalo, let me know when you are done. Just let me know. I'm waiting. Tomorrow we will start a new topic in this, that is, एक तो हमें स्मॉल कंट्री केस डिस्कस करना है अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशंस, हमने कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस के अंदर किया था, 2-3 पॉइंट ही हैं उसमें, एंड देन वी विल डू द गेन्स फ्रॉम बाय टुमारो, आई मीन मंडे, and then we have 2 more diagrams in this chapter, then we'll be done with this chapter. So ऐसा हो सकता है कि आपका सिर्फ चैप्टर 2 का टेस्ट ना हो, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 दोनों का टेस्ट हो जाए। आई लेट यू नो टेस्ट कब होगा, बता दूंगी। मंडे को तो मैं ये चैप्टर खत्म करूंगी, 26 का हमारा छुट्टी है, सो वेडनेसडे को आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। आई लेट यू नो, टेस्ट शायद मैं दोनों चैप्टर्स का एक साथ लूँ अब, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3,
Just let me know when you are done writing if there is any doubt in the diagram, in the theory, otherwise कुछ समझ नहीं आया है, just ask please. रवि, अभी तो मैंने बोला था, आई थिंक आपने जब तक ज्वाइन नहीं किया था, ट्यूट हमारा होगा प्लीज 11:30 डॉट